गुड मॉर्निंग। मैम। अच्छा, आप लोगों का अभी तक सिर्फ एक टॉपिक हुआ है ना, प्रिस्क्रिप्शन वाला? यस मैम। यस मैम। ओके, आज ओके यस मैम। यस मैम। ठीक है। कल आपका लेक्चर नहीं था तो आप अभी तक सेकंड टॉपिक पे ही हैं। ओके So are you able to see my screen? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Yes ma'am. So I Visible. ओके। सो टुडे विल स्टार्ट। अभी तक हमने प्रेस्क्रिप्शन किया था लास्ट लेक्चर में, आज हम करेंगे पोस्टोलॉजी। ठीक है, तो पोस्टोलॉजी है क्या? पोस्टोलॉजी इज अ टर्म व्हिच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पोसोस meaning how much and logos meaning science. So it is the branch of medicine which deal with dose, its adjustment and the dosage formulation. ठीक है, so postology में what a pharmacist does is he tries to optimize the dose for a particular patient, because patient vary. They are of different age groups, of different weights and different body surface area. So it is the duty of a pharmacist to design an optimum dose for his or her patient. ठीक है, so there are several factors which influence the dose of the drug. सबसे पहला फैक्टर होता है, अच्छा आपके माइंड में क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं कि अगर किसी को डोज देना है तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितना डोज देना है? एक तो स्लाइड मैम पे उसकी एज और सेक्स पे डिपेंड वेट। एज, सेक्स, एज और सेक्स पे डिपेंड करता है मैम। जेंडर और डोजेज फॉर्म पे डिपेंड करेगा। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर आपने कहा एज। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि पर्टिकुलर ह्यूमंस जो है उनको डिवाइड किया गया है। जो न्यूली बॉर्न होते हैं दे आर कॉल्ड एज न्यूनेट्स। ठीक है, फिर इन्फेंट्स होते हैं, फिर चाइल्ड बिटवीन 1 to 4 years एज, फिर चाइल्ड बिटवीन 5 to 12 years। ठीक है, फिर आते हैं एडल्ट्स और फिर आते हैं एल्डरली पेशेंट। एल्डरली पेशेंट्स को हम जीरियाट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, और जो नियोनेट्स और चाइल्ड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, अब वी ऑल नो कि जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें उनका बॉडी इज नॉट सो मच डेवलप्ड, उनकी बॉडी फुली डेवलप नहीं होती है। सो दैट इज व्हाई सर्टेन एंजाइम सिस्टम्स भी जो उनकी बॉडी में होते हैं दे आर नॉट सो मच डेवलप्ड। तो सबसे ज्यादा एंजाइम्स कौन से ऑर्गन में होते हैं? कौन से ऑर्गन में होते हैं? ब्लड। सबसे ज्यादा एंजाइम्स जो है आपके वो लिवर में होते हैं। ठीक है, तो स्टमक लीवर में सबसे ज्यादा एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अदर कंपैरेटिव टू अदर ऑर्गन्स। ठीक है, तो लीवर जो है इसीलिए ह्यूमन बॉडी में इट इज द मेजर मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स। आप कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर ले रहे हो, वेदर इट इज अ ड्रग और एनी जीनोबायोटिक, तो लीवर क्या करेगा? लीवर का काम है कि उसको वो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करेगा या मोर पोलर फॉर्म में चेंज करेगा ताकि इट गेट्स एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम योर यूरिन। ठीक है, तो क्योंकि मेजर रूट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? रीनल एक्सक्रीशन। किडनीज के थ्रू जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है उसको हम रीनल एक्सक्रीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम जो है, एक तो एंजाइमेटिक सिस्टम लिवर में और जो रीनल एक्सक्रीशन सिस्टम है, इट इज नॉट सो मच डेवलप्ड और इट इज लेस डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। तो इस केस में क्या होगा कि फॉर नियोनेट्स और चिल्ड्रन और इन्फेंट्स आप डोज क्या देंगे? इट शुड बी लेस देन दैट ऑफ द एडल्ट। ठीक है, अब सिमिलरली क्या होता है विद एजिंग? जैसे जैसे बुढ़ापा लोगों को आना स्टार्ट होता है उनके रीनल फंक्शंस जो है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे उनका रीनल एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होता है? आपको डोज क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। सिमिलरली जैसे जैसे एजिंग होता है तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट भी स्लो हो जाता है, लिवर फंक्शन थोड़े कम हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपको क्या देनी पड़ेगी? ड्रग क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। और एल्डरली पेशेंट्स में जो है एब्जॉर्प्शन भी, जो ड्रग का जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। तो जीरियाट्रिक
पेशेंट्स और पीडियाट्रिक मतलब योर इन्फेंट्स, नियोनेट्स एंड चिल्ड्रन, और जेरियाट्रिक मतलब एल्डरली पेशेंट्स, इन दोनों के केस में अ फार्मासिस्ट हैज टू एडजस्ट द डोज। तो वो एडजस्टमेंट किसके अंडर आती है, कौन सी ब्रांच, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टोलॉजी। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टोलॉजी और फर्स्ट फैक्टर। नाउ व्हाट इज द अदर फैक्टर, सेकंड फैक्टर आपने कहा था सेक्स। ठीक है, अब हमें पता है मेल्स होते हैं, फीमेल्स होती है। अब फीमेल्स की बॉडी, फीमेल्स का यूजुअली क्या होता है, बॉडी वेट हमेशा कम ही होता है। अगर सेम एज के मेल और फीमेल होंगे तो फीमेल का बॉडी वेट कम होगा, हाइट थोड़ी कम होगी, तो ऑब्वियसली फीमेल्स को डोज हम क्या देते हैं, कम देते हैं। फिर कुछ एक क्या आ जाता है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है पेशेंट की। अगर हम विमेन का कंसीडर करें तो विमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, व्हेन दे आर ब्रेस्ट फीडिंग देयर बेबीज, तो इस पीरियड में क्या होगा, आप जो मेडिसिन दोगे वो कॉशियसली दोगे। जैसे आप मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के केस में स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव्स नहीं देंगे। स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव्स का मतलब होता है, पर्गेटिव जैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी चीज को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग या इंटेस्टाइन से पुश करते हैं बाहर। तो ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी में आप पर्गेटिव्स नहीं दोगे। ठीक है, सिमिलरली एंटी मलेरियल ड्रग्स नहीं दोगे आप प्रेगनेंसी में, बिकॉज दीज ड्रग्स क्या है, दे कैन रीच दी प्लासेंटा और वो डिफॉर्म कर सकते हैं आपकी फीटस। ठीक है, अब ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज को हम सिडेटिव ड्रग्स भी नहीं देते हैं। ठीक है, सिडेटिव ड्रग्स जो है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं जिससे कि सीएनएस डिप्रेशन होता है। सीएनएस डिप्रेशन मतलब कि जो नशीले पदार्थ होते हैं तो वो आप नहीं दोगे, बिकॉज सिडेटिव ड्रग्स क्या करते हैं, वो ब्रेस्ट टिश्यू में भी चले जाते हैं। अब ब्रेस्ट टिश्यू से इफ अ लेडी इज फीडिंग हर बेबी, तो मिल्क के थ्रू बेबी में भी चला जाएगा, तो द चाइल्ड में कंज्यूम देम। तो दीज आर स्पेशल प्रिकॉशंस व्हिच you have to take care of while determining a dose, whether that dose is for a female or for a male. अब उसके बाद आता है बॉडी साइज। अब सबको पता है कि अगर सेम एज ग्रुप के लोग भी होंगे, अगर 10-year-old बॉय है, अगर 2 बॉयज है, तो कोई कभी कभार एक बच्चा थोड़ा मोटा होता है, एक बहुत पतला होता है, तो ऑब्वियसली उसका बॉडी साइज जो है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें उसको डोज कितना देना है। तो बॉडी साइज पे हम 2 तरीके से डोज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली और दूसरा होता है बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली। तो दोनों के फॉर्मूला है। बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि बॉडी वेट इनटू हाइट और इनटू 0.007184। ठीक है मैम। अब एडल्ट बॉडी वेट क्या होता है, एडल्ट बॉडी वेट यूजुअली कंसीडर किया जाता है कि एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का वेट इज 70 kg। ठीक है, हाँ जी बोलो। मैम बॉडी साइज को एक बार रिपीट कर दीजिएगा। बॉडी साइज जो है उस पर डिपेंड करता है आपका डोज कितना देना है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो 10-year-old बॉय है, एक बच्चा पतला है, एक बच्चा मोटा है, एक बच्चा 40 kg का, एक बच्चा 30 kg का है, तो ऑब्वियसली जो बच्चा 40 kg का है उसको डोज हम ज्यादा देंगे और जो बच्चा 30 kg का है उसको डोज हम कम देंगे। अब ये डोज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर फॉर्मूलाज क्या है। तो आइडियल बॉडी वेट जो है एडल्ट का जो होता है, जिसके ऊपर जो एडल्ट की डोज डिसाइड करते हैं, वो 70 kg होता है। ठीक है, तो इस 70 kg को माइंड में रखते हुए हम क्या करते हैं, एक 30 kg और 40 kg बॉय के लिए हम लोग डोज डिसाइड करते हैं। ठीक है, आइडियल डोज को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके पर्टिकुलर बॉडी वेट से, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना डोज देना है। अब बॉडी वेट में कभी कभी क्या होता है कि 10-year-old बॉय है, एक बॉय हमें बहुत मोटा लग रहा है, एक बॉय हमें बहुत पतला लग रहा है, लेकिन जब हम उनका बॉडी वेट लेते हैं तो वो हो सकता है दोनों का ही 40 kg आए, बिकॉज कई लोगों का जो बोन डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है। जिसका बोन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका ऑब्वियसली बॉडी वेट ज्यादा होगा, दिखने में वो बेशक पतला होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग बॉडी सरफेस एरिया को यूज कर सकते हैं। पहले आप कैलकुलेट करोगे बॉडी सरफेस एरिया, फिर बॉडी सरफेस एरिया में फर्दर आप फॉर्मूलाज लगाओगे और डोज डिसाइड करोगे। ठीक है, ये तो हो गए 3 फैक्टर्स जो आपके माइंड में आए थे। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ डोज, कि हमें कितना डोज देना है। तो फोर्थ आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आपको कौन कौन से रूट पता है अभी तक कि कौन कौन से रूट से मेडिसिन दी जाती है?
मैम ओरल दिया जा सकता है। ओरल और आईवी। माउथ हो गया मैम। ओरल हो गया, आईवी हो गया, और टॉपिकल रूट पता है, जो स्किन के ऊपर हम लोग क्रीम्स लगाते हैं, जैसे मूव लगा दी, बॉडी पेन था, वो टॉपिकल रूट है। यस मैम। शोल्डर्स में या हिप मसल्स में जो इंजेक्शंस लगते हैं वो इंट्रामस्कुलर होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब जैसे कोई एस्थमेटिक है, वो लोग एरोसोल लेते हैं, एंटी एस्थमेटिक्स, वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू पंप करते हैं उसको, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती है छोटी छोटी, दे गो इनटू लंग, उसको पल्मोनरी रूट कहते हैं, ठीक है। तो देयर आर वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिपेंडिंग ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें डोज एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मान लो ओरली किसी को कोई पैरासिटामोल ले रहा है, ठीक है, अगर मान लो मैं मेरा ही एग्जांपल कंसीडर कर लो कि मुझे जो है फीवर हुआ है या मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, मैंने कोई एनाल्जेसिक लेना है, पेन किलर मैंने लिया है। अब मैंने उस पेन किलर का अगर मैं ओरली ले रही हूँ तो मैंने 500 mg टैबलेट कंज्यूम किया, ठीक है। अब वो 500 mg मेरी बॉडी के अंदर गया है, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट, पहले तो वो टैबलेट मेरी बॉडी में फ्रैगमेंट्स में चेंज होएगी, फिर वो छोटे फ्रैगमेंट्स में चेंज होएगा, फिर जो है मेरी बॉडी में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होएगा, स्टमक में होगा कुछ एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाके होगा, फिर वो ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड में जाने के बाद वो जो है पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी, तब जाके इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने अगर मान लो मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा, आई कैन नॉट बियर दैट पेन, उस कंडीशन में मुझे डॉक्टर क्या देगा, इंजेक्शन देगा, आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन का मतलब होता है इंट्रावीनस, मतलब इनटू द वीन। वीन्स पता है ना सबको, यस मैम। ठीक है। Yes, तो ma'am. वीन्स, यस। वीन्स में इंजेक्शन दिया जाएगा, सो ही विल गिव इंजेक्शन इनटू माय वीन, और वो इमीडिएटली, क्योंकि वो बैरियर्स कोई नहीं है, वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, उसने अब्जॉर्ब नहीं होना, वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, और वो ब्लड क्या है, उसको कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगा, मेरे रिसेप्टर्स तक, जहां पे बाइंड होना है ड्रग में, तो इमीडिएटली एक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों रूट जो होता है, ओरल रूट और आईवी रूट में हमेशा डोज में डिफरेंस होता है, क्योंकि ओरल रूट में हम लोग ये भी लेके चलते हैं कि हमारा कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो वेस्ट हो जाएगा या वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं होता ओरल रूट से, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब होता है, कुछ ड्यूरिंग हमारे बॉडी के प्रोसेसेस में वो एक्सक्रीट आउट वैसे ही हो जाता है, ठीक है, वो पहुंचेगा ही नहीं रिसेप्टर तक। लेकिन ब्लड के केस में कहीं पे कोई लॉस नहीं हो रहा, डायरेक्टली हमने ब्लड में इंजेक्शन दिया है, वीन में इंजेक्शन दिया है, तो ड्रग जो है इमीडिएटली अपना एक्शन शो कर देगी। तो जो ओरल रूट से जो मैंने अगर मान लो मैंने पीसीएम खाई है, तो पीसीएम ओरल रूट से हो सकता है मेरी बॉडी में 2 to 3 आवर्स लगाए इफेक्ट शो होने में। और सिमिलरली अगर मैं मुझे इंजेक्शन देते हैं कोई भी डॉक्टर या कोई भी वो मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो इमीडिएटली विद इन 2 to 3 मिनट्स मेरी बॉडी में एक्शन आ जाएगा, क्योंकि इसमें लॉस नहीं हो रहा है और 100% बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिट, अब ऑब्वियसली अगर मैंने ओरल रूट से 500 mg कंज्यूम किया था, तो हो सकता है, तो आईवी रूट से मुझे ऑब्वियसली 500 mg नहीं लेना है, क्योंकि मेरी बॉडी में कोई लॉस नहीं होगा, डायरेक्टली ड्रग जो है ब्लड में जाएगा। तो आईवी रूट से हम कम डोज देंगे, हो सकता है 200 mg दे, हो सकता है 300 mg दे, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ फैक्टर। फिर आता है आपका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि मॉर्निंग में देना है कि इवनिंग में देना है या कब देना है। अब यूजुअली क्या होता है कि अगर वी वांट कि हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिले ना हो, जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाए स्टमक से, तो हम क्या करेंगे, उन ड्रग्स को हम एम्प्टी स्टमक लेंगे, उसमें फूड नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई ड्रग्स है जो हमें पता है जिसका हम एब्जॉर्प्शन डिले करना चाहते हैं, कुछ एक ड्रग्स होती है जो हमारी जीआईटी ट्रैक्ट को जो है वो इरिटेट करती है, ठीक है, मतलब आपको जलन महसूस होगी या कुछ भी महसूस हो सकता है, उस केस में क्या करोगे, यू विल कंज्यूम द मेडिसिन आफ्टर मील्स। मतलब आप अपनी डोज में क्या प्रेस्क्राइब करोगे कि आपको ये पर्टिकुलर मेडिसिन यू हैव टू टेक दिस आफ्टर योर मील, बिकॉज जो फूड की प्रेजेंस होती है या जो भी कंटेंट्स हम खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं, ठीक है, ताकि लेस इरिटेशन हो। तो कुछ ड्रग्स हम फिर क्या करते हैं, आफ्टर मील लेते हैं। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर आता है सिक्स्थ फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर।
अभी मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर की बाहर, मतलब जिस टाइम पे आप अपना ड्रग कंज्यूम कर रहे हो उस वक्त सुबह है या रात है, कौन सा टाइम है, तो यूजुअली जो सिडेटिव ड्रग्स होते हैं, जो नशीली दवाइयां होती है, उनको हम लोग रात में प्रेफर करते हैं लेना। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर कोई मॉर्निंग में ही सिडेटिव लेके बैठ गया तो उसको तो डिजीनेस होती रहेगी पूरे दिन में, वो तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सिडेटिव टाइप ऑफ ड्रग जो आपको स्लीपी बना देती है, उन ड्रग्स को हम हमेशा नाइट में लेते हैं, तो कि ताकि हमारी जो रूटीन एक्टिविटीज है वो अफेक्ट ना हो। अब सिमिलरली सिडेटिव्स का ऑपोजिट जो होते हैं वो होते हैं स्टिमुलेंट टाइप ऑफ ड्रग्स। स्टिमुलेंट टाइप ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं, जो आपको एक्टिव रखते हैं, जो अवेकन रखते हैं आपको, तो उनको हम कब लेते हैं, उनको हम लेते हैं डे टाइम में। इसका आप एक बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे टी है, हम व्हेनेवर वी वेक अप वी टेक अ कप ऑफ टी। टी में क्या होता है, टी में कैटेचिन्स होते हैं। कैटेचिन्स जो है मतलब कैटेचिन्स होते हैं टी लीव्स में, जो कि हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। तो कैटेचिन की एक्टिविटी क्या होती है, वो स्टिमुलेंट होती है। इसलिए कभी भी देखना कि जैसे ही आप चाय पीते हो आपकी नींद भाग जाती है, बिकॉज कैटेचिन का क्या एक्टिविटी है बॉडी में कि वो रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड इट कीप्स यू एक्टिव या अवेकन्ड। ठीक है। अब सिमिलरली मॉर्निंग में हमने टी ले ली, अच्छा है, क्योंकि हमें मॉर्निंग में अपना पूरा रूटीन, वी हैव टू फॉलो आवर रूटीन। बट व्हाट इफ आई कंज्यूम टी बिफोर माय स्लीप? अब मैं सोने से पहले रात को टी ले लेती हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि कैटेचिन्स का रोल क्या है कि वो स्टिमुलेंट होते हैं। अब कैटेचिन्स मैंने रात को कंज्यूम कर लिया, टी कंज्यूम किया, और वो मेरे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, वो तो स्टिमुलेंट एक्टिविटी देंगे, तो मुझे रात को फिर नींद नहीं आएगी, तो दैट विल अफेक्ट माय स्लीप पैटर्न। तो इसलिए द एनवायरमेंटल फैक्टर कि व्हेन यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेवेंथ आ जाता है साइकोलॉजिकल स्टेट। अब साइकोलॉजिकल स्टेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट वेरीज। ठीक है, अगर मान लो देयर इज अ पर्सन हु रिमेन्स वेरी नर्वस और एंशियस, और उसको हमने क्या करना है, एनेस्थेटिक देना है। एनेस्थेटिक सबको पता है क्या होता है? यस मैम। एनीवन? क्या Yes. होता है मैम anesthetic? यस मैम। अनकॉन्शियस करने का अनकॉन्शियस कर देता है मैम। ठीक है, हाँ, एनेस्थेटिक। अब जो बंदा नर्वस और एंशियस रहता है उसको हम एनेस्थेटिक देंगे, तो वो क्या जल्दी से उसमें एनेस्थेटिक अफेक्ट करेगा या देर से करेगा? देर से सबसे ज्यादा। जस्ट अ सेकंड। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एनेस्थेटिक का डोज बढ़ा देंगे अगर हमारा पेशेंट जो है ही इज एंशियस और ही इज नर्वस। अब सिमिलरली एक और इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो ऐसा हम डोजेज फॉर्म डिजाइन करते हैं जिसमें ड्रग होता ही नहीं है, लेकिन उसमें अदर सब्सटेंसेस होते हैं, एक्सिपिएंट्स होते हैं। एक्सिपिएंट्स होते हैं जो बल्क बढ़ाते हैं किसी भी चीज का। तो एक कभी भी आप वो निकाल के देखना, आप ये आपके लिए होमवर्क भी है, आप घर पे अपने मेडिसिन चेक करोगे तो मेडिसिन में आप चेक करना कि जो टैबलेट होती है, मान लो अगर पीसीएम 500 mg है, ठीक है, उसमें 500 mg तो पीसीएम होती है, उसके अलावा उसमें एक्सिपिएंट्स होते हैं। ठीक है, ताकि टैबलेट को बाइंड करने के लिए जो जो चीजें यूज होती है बल्क बढ़ाने के लिए, वो सब क्या होती है, एक्सिपिएंट्स होती है। तो प्लेसिबो एक ऐसा डोजेज फॉर्म होता है जिसमें ड्रग नहीं होगा लेकिन बाकी चीजें होंगी सारी, और उनका कोई बॉडी पे एक्शन नहीं होता है। तो कभी कभी किसी का साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड का क्या इफेक्ट है ड्रग के रिस्पॉन्स पे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ पेशेंट्स को प्लेसिबो दिया जाता है। उसमें मेडिसिन होगी ही नहीं, उसमें जैसे मान लो लैक्टोज टैबलेट्स है, तो लैक्टोज का कोई बॉडी पे इफेक्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं आएगा। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि डॉक्टर हैज गिवन मी मेडिसिन तो अब मैं तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट बहुत बार देखने को मिले हैं कि साइकोलॉजिकल स्टेट ह्यूमन का कैसा है, दैट अफेक्ट्स द रिस्पॉन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच यू गिव। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो हमने उसको कह दिया कि वी आर गिविंग यू इंजेक्शन। इंजेक्शन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर है, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल लगेगा कि अब तो मुझे इंजेक्शन लग गया है तो अब तो मैंने ठीक हो ही जाना है, तो उसका पेन इमिडिएटली खत्म हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अगर वाटर डिस्टिल वाटर दिया है तो पेन कम होगी ही होगी, लेकिन जिन कंडीशंस में होगी
तो उस कंडीशन में जो है हम साइकोलॉजिकल स्टेट देखेंगे पर्सन का कि कैसा है। यूजुअली प्लेसिबो जो है वो इफेक्ट कौन से कंडीशन में करते हैं, इफ अ पर्सन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं हु थिंक पॉजिटिव कि ठीक है मुझे मेडिसिन मिल गया अब मैं ठीक हो जाऊंगा, उनके केस में प्लेसिबो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और जो लोग पेसिमिस्ट होते हैं, जो नेगेटिव हु थिंक नेगेटिव ऑल द टाइम, उनके केस में प्लेसिबो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देता है। तो जब भी कोई नई ड्रग आपका मार्केट में लॉन्च होता है तो जो क्लिनिकल स्टडीज होते हैं या जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें हमेशा प्लेसिबो को भी इंक्लूड किया जाता है टू मेक श्योर कि साइकोलॉजिकल स्टेट जो है इंडिविजुअल का, इज दैट अफेक्टिंग द रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग और नॉट। ठीक है, ये तो हो गए 7 मैम फैक्टर्स। मैम ऐसा क्यों है कि लाइक अगर जो बंदा पॉजिटिव है उसका जल्दी हो जाएगा, नेगेटिव है उसको देर से होएगा? कोई पर्टिकुलर रीजन है इसका? नहीं वो दैट इज द थिंग कि साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ, आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन कैन कंट्रोल सो मेनी थिंग्स। इफ वी स्टार्ट थिंकिंग, अगर हमारा माइंड ही ये सोचने लग जाए कि अब मेरी बॉडी में ये जो चीज गई है, ये चीज जाने के बाद मेरा फीवर कम हो जाएगा, तो माइंड ने ऐसा सिग्नल दिए है बॉडी को। तो बॉडी में अंदर बहुत सारे सिग्नल कैरियर्स होते हैं जो जिनकी एक्टिविटी पे पूरा डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं या ड्रग का कैसा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लेसिबो इफेक्ट। मैंने जो आपको ऑप्टिमिज्म और पेसिमिस्ट का कहा है कि वो जरूरी नहीं है, हो सकता है प्लेसिबो इफेक्ट पेसिमिस्ट में भी आ जाए, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में पीपल हु आर ऑप्टिमिस्टिक, जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि ठीक है मुझे मेडिसिन मिल गया तो मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा, और चाहे उसमें ड्रग हो नहीं हो, लेकिन उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है, उसका माइंड जो है दैट विल हेल्प हिम टू अचीव दैट रिस्पॉन्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसिबो जो हमने उसको दिया है। ठीक है, कभी किसी ने मुझे आई डोंट नो, मेरे को एक मूवी याद आ रही है, आई डोंट नो, इट वाज अंदाज अपना अपना, हो सकता है आप लोगों ने ना देखी हो बिकॉज वो 80s या 90s की मूवी है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आमिर खान की। हाँ, उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो कैरेट होती है तो मूली को वो छोटा छोटा काट देते हैं टैबलेट्स में, और वो दे देते हैं पेशेंट को कि ये ले लो तुम ठीक हो जाओगे, और वो सच में ठीक हो जाता है। तो दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। उसको लगता है कि मेरे को तो टैबलेट दे दिए और मैं ठीक हो गया, वो है प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, फिर आता है 8th फैक्टर आपका कि पैथोलॉजिकल स्टेट क्या है। पैथोलॉजिकल स्टेट होता है कि वेदर कोई डिजीज है या नहीं है। तो कुछ एक बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो आपकी डोज को, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, या मेटाबॉलिज्म को या एक्सक्रीशन को। ठीक है, पहले आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? एनी आइडिया? नो मैम। ओके, No, तो ma'am. एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन वो प्रोसेसेस है। जैसे ही हम किसी मेडिसिन को लेते हैं, मान लो मैंने टैबलेट लिया, तो जो टैबलेट मैंने लिया है, अब पीसीएम का टैबलेट है मान लो, पैरासिटामोल का, तो वो मेरे स्टमक में जाके पहले तो थोड़ा मेरे स्टमक के जो मीडिया है, जो फ्लूइड होगा मेरे स्टमक में या जो फूड होगा उसके साथ डाइल्यूट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो वो टैबलेट धीरे धीरे क्या है, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी वहां पे, तो बड़े फ्रेगमेंट से छोटे फ्रेगमेंट्स में जाएगी। फिर जो जब बिल्कुल ही छोटी होगी है और मेरे मीडिया के साथ डाइल्यूट हो गया है, तो उसको मेरी बॉडी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी। मतलब जो मेरी स्टमक की लाइनिंग है उसमें जो भी लेयर्स प्रेजेंट है उधर से उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो एब्जॉर्ब होके फिर वो कहाँ जाती है, फिर वो ब्लड में जाती है एब्जॉर्प्शन के बाद। तो ब्लड कहाँ तक कैरी करता है उसको, टारगेट प्रोटीन तक कैरी करता है, जहां पे वो बाइंड करके फिर एक्शन शो करती है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि जो ड्रग है, ड्रग जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इस तरह से डिजाइन होती है कि कोई भी हम फॉरेन सब्सटेंस खा रहे हैं तो उसको हमारी बॉडी क्या कोशिश करती है कि इफ इट इज टॉक्सिक तो वो उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है और बॉडी से फ्लश आउट करने की कोशिश करती है, बिकॉज वो बॉडी में डिजायर्ड नहीं है। तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब बॉडी कंसीडर करेगी ये फॉरेन सब्सटेंस है बॉडी के लिए, तो वो उसको हमेशा एक्सक्रीट आउट, वो बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो वो जो प्रोसेस होता है कि किसी भी एक्टिव चीज को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का या ज्यादा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का ताकि वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाए, वो प्रोसेस हमारा होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं।
तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कोई भी एक्टिव चीज को इनएक्टिव फॉर्म में, ताकि अब इसका काम हो गया है तो अब इसको बॉडी से बाहर निकालो। तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स लीवर में होते हैं, तो लीवर में अब हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। फिर लास्ट प्रोसेस जो होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है ड्रग, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है जाके। तो जो हमारा डिजायर्ड टारगेट प्रोटीन है, जब ड्रग उसके साथ बाइंड करेगी तो हमें जो है उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब लास्ट क्या होता है कि अब थेरेप्यूटिक एक्शन भी हो गया, तो ड्रग जो है एक्टिव से इनएक्टिव में भी चेंज होगी, तो फिर क्या है, फिर किडनी का रोल आ जाता है। तो मेजर ऑर्गन जो है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ड्रग्स की, वो होती है किडनीज। ठीक है, तो किडनीज में यूरिन के थ्रू जो है आपकी ड्रग्स बाहर निकल जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज रीनल एक्सक्रीशन। ठीक है, वो जो रूट ऑफ एक्सक्रीशन होता है वो रीनल एक्सक्रीशन होता है। तो अब हम क्या कह रहे थे कि अगर मान लो किसी के बॉडी में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डिजीज, जैसे एक्लोरहाइड्रिया हो गया, इसमें क्या होता है कि HCl की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब जो एस्पिरिन है, ये क्या है, एस्पिरिन जो है एसिडिक मीडिया में जो है इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, लेकिन अगर बॉडी में एक्लोरहाइड्रिया हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बहुत कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फिर पीएच जो है बढ़ जाएगी। अब पीएच बेसिक की तरफ चल गई तो एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वेरियस डिजीजेस होते हैं जो किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है कि लिवर डिजीज, जैसे लिवर सिरोसिस हो गया। लिवर सिरोसिस में क्या होगा कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो एंजाइम्स की होती है, एंजाइम सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है, एंजाइम लेवल। अब जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होंगे, अब उनका लेवल बॉडी में कम हो गया है, तो ऑब्वियसली वो हमारे ड्रग्स को जो है मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर जैसे सिरोसिस के केस में अगर आप मॉर्फिन और पेंटोबार्बिटोन देते हो, तो इनका जो है मेटाबॉलिज्म वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि लिवर किस कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में, उसके एंजाइम्स की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो वो ड्रग्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे। फिर आपका आता है कि अगर कोई किडनी डिजीज हो। अब किडनी डिजीजेस में क्या होता है, किडनी डिजीजेस में हो सकता है कि किसी का यूरिनेशन जो है, रीनल एक्सक्रीशन जो है वो कम हो गया हो, या किसी का रीनल एक्सक्रीशन जो है वो एक्सेस हो गया हो, बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। तो दोनों कंडीशन में क्या है, आपका जो ड्रग की एक्सक्रीशन है वो इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका, तो हमें क्या करना होता है कि अगर मान लो किसी को जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज है, एक्लोरहाइड्रिया है, तो हम उसको कोई ऐसा ड्रग, ऑल्टरनेटिव ड्रग दे सकते हैं जो पीएच से ना अफेक्ट होता हो। ठीक है, या फिर हम एस्पिरिन के साथ उसको क्या दे देंगे, एसिडिक कोई सब्सटेंस दे देंगे, ताकि पीएच मेंटेन हो जाए और एस्पिरिन एब्जॉर्ब हो जाए। अब लिवर कंडीशन में, अगर लिवर डिजीज कंडीशन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, डोज को एडजस्ट करोगे कि लिवर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली हमको या तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देना पड़ेगा या फिर हमें डोज कम करना पड़ेगा। सिमिलरली किडनी डिजीज में भी अगर किसी का रीनल फंक्शन जो है वो कम हो गया है, बहुत स्लो हो गया है, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, लेस डोज देंगे। ये तो हो गए पैथोलॉजिकल स्टेट्स। अब आता है 9th फैक्टर विच इज एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब अगर मान लो कोई ड्रग है जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिड हो रहा है बॉडी में, लेकिन वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा बहुत जल्दी से, उस केस में क्या होगा, अब हम बॉडी में ड्रग दे रहे हैं लेकिन एक्सक्रीट नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली वो जो ड्रग है दैट विल एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी। तो अगर एक्यूमुलेशन होगी तो एक्यूमुलेशन से क्या हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स आ सकते हैं बॉडी में। ठीक है, तो यूजुअली ऐसे जो ड्रग्स होते हैं जिनका हमें पता होता है कि ये हमारी बॉडी से स्लोली एलिमिनेट आउट होंगे, उन ड्रग्स की हम हमेशा जो डोज है वो कम करके देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, ताकि वो एक्यूमुलेट ना हो बॉडी में और टॉक्सिसिटी ना हो। जैसे इसका एग्जांपल है कि क्लोरोक्वीन को हमेशा जो है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से दिया जाता है, ताकि उसकी एक्यूमुलेशन ना हो। वो क्या करता है, वो इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन रेटिना, तो वो रेटिना को डैमेज कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी आपको डोज जो है एडजस्ट करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ड्रग आप कौन सा एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो 10th फैक्टर क्या है, ड्रग इंटरेक्शंस। कभी कभी क्या होता है कि हमें 2 ड्रग्स देनी पड़ती है किसी भी उसको ट्रीट करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि एस्पिरिन देना है किसी को। अब एस्पिरिन बहुत ज्यादा एसिडिटी करता हो बॉडी में,
उसके साथ हम क्या देंगे, एंटासिड भी देंगे। तो सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक से ज्यादा 2 ड्रग्स देनी पड़ जाती है, तो वो जो 2 ड्रग्स है वो 2 ड्रग्स आपस में भी इंटरेक्ट कर सकती है। तो इंटरेक्शन 3 तरीके की होती है। तो वो 3 वेज ऑफ इंटरेक्शन क्या है? मान लो हमने ड्रग ए एडमिनिस्टर किया, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब बॉडी में उसका एक्शन क्या आया है, इफेक्ट ए। अगर हम बी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका बॉडी में इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट बी। ड्रग ए और बी अगर हम दोनों एडमिनिस्टर करेंगे तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, ए और बी का कॉम्बिनेशन। अगर हम जैसे मान सपोज कि ड्रग ए का एक्शन था 1, ड्रग बी का एक्शन भी क्या था 1, तो ड्रग ए और बी का एक्शन क्या आना चाहिए, 1 + 1 = 2। ठीक है, ये आइडल केस है। तो अगर इफेक्ट ए बी जो 1 + 1 2 होता है उसको हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स है आगे। फिर अगर आपके पास अगर ऐसा होता है कि दोनों का इफेक्ट जो है वो बढ़ गया है, जैसे मान लो बी ड्रग ने ए के इफेक्ट को ट्वाइस कर दिया, पोटेंशिएट कर दिया उसके एक्शन को, मतलब यहाँ पे 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 2 + 1 अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये एक्शन 3 इज ग्रेटर देन कॉम्बिनेशन ऑफ 2, मतलब आइडियली तो 2 होना चाहिए था लेकिन इस केस में 3 आ गया। तो वो एक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सिनर्जिस्टिक एक्शन। सिमिलरली एक होता है एंटागोनिस्टिक एक्शन, जिसमें एक ड्रग जो है वो दूसरे के एक्शन को कम कर देगी, तो जो कंबाइंड एक्शन है वो कम आ जाएगा। तो इसमें मान लो बी ड्रग ने ए के इफेक्ट को हाफ कर दिया, 1 से हाफ हो गया मतलब 0.5। इस केस में टोटल कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, लेकिन आइडियली हमारे पास क्या आना चाहिए था, 2। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। इसके एग्जाम्पल है हिस्टामिन और एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस है कि जिसपे जो ड्रग जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो हो सकता है वो एडिटिव इफेक्ट दे, हो सकता है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे, हो सकता है वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस बेसिस पे क्या करेंगे, डोज को एडजस्ट करेंगे। अब मान लो जैसे बी ने ए के इफेक्ट को ट्वाइस कर दिया था, 2 कर दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि नहीं हमें तो नॉर्मल एक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन हाफ कर देंगे, ए की कंसंट्रेशन, ताकि हमारे पास a + b क्या आए, 2 आए। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो ये इसने बी ने ए के इफेक्ट को कम कर दिया था, तो हमें पता है कि अब हमारी 2 की जगह एक्शन क्या आ रहा है, सिर्फ 1.5 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम एक ही डोज को बढ़ा भी सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ताकि हमारे पास 1 + 1 2 आए। ठीक है, फिर आता है 11th फैक्टर, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए जो है डिफरेंट रिस्पॉन्स आते हैं। ठीक है, कभी कभी मतलब दीज आर कॉल्ड एज एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स, जो हर एक इंडिविजुअल में देखने को नहीं मिलते हैं। मान लो अगर हमने एस्पिरिन दिया, 10 लोगों को हमने एस्पिरिन दिया, 8 लोगों में हमें कोई 8-9 लोगों में हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक पर्सन में आउट ऑफ 10 जो है वो उसको एस्थमा हो गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इडियोसिंक्रेटिक रिस्पॉन्स, क्योंकि वो एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स है, वो हमें मेजर पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हमें देखने को मिल जाता है। इसका कॉज नोन नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज जिनका कॉज ना पता हो उसको हम कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, सिमिलरली कुछ एक इंडिविजुअल्स जो है अगर वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लेते हैं तो उनको क्या होते हैं, रैशेस हो जाते हैं स्किन में, रेड कलर के पैचेस हो जाएंगे, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ एक इंडिविजुअल्स में ऐसा होता है। तो उसको क्या, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको कहते हैं हम इडियोसिंक्रेटिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो इडियोसिंक्रेटिक के केस में भी अगर मान लो हमने किसी को एस्पिरिन दिया, वो 10 इंडिविजुअल में से एक इंडिविजुअल में पता चल गया कि इसमें एस्थमा के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में या तो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दे सकते हो या आप एस्पिरिन का कंसंट्रेशन को कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा किसमें आता है, पोसोलॉजी की, आपको डोज कैसे एडजस्ट करना है, कैसे डिसाइड करना है। फिर 12th फैक्टर क्या आता है, 12th फैक्टर आता है जेनेटिक डिजीजेस। कभी कभी क्या होता है कि बाय बर्थ ही कुछ लोगों में कुछ एंजाइम्स लैक करते हैं, मतलब उनमें वो एंजाइम होते ही नहीं है। तो अब होगा क्या कि वो एंजाइम उनकी बॉडी में है नहीं, तो कुछ एक ड्रग्स जो है वो या तो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगी बॉडी में,
अब एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव में चेंज ही नहीं हुई, इनएक्टिव में चेंज नहीं हुई तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा बॉडी में, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। अब इसका एक और एग्जांपल है कि इफ अ पेशेंट ही लैक्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो उनको हम प्रीमाक्विन नहीं दे सकते, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि प्रीमाक्विन जो है वो हिमोलिसिस कर देगी, ब्लड सेल्स का हिमोलिसिस कर देगी, ठीक है। हिमोलिसिस का मतलब है कि ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होना और हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाना। तो हिमोलिसिस इज अ वेरी टॉक्सिक कंडीशन, ठीक है। तो इस केस में भी आप क्या करोगे, या तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दोगे जो हिमोलिसिस ना करती हो। तो ऐसे ऐसे करके हम डोज डिसाइड करते हैं या रूट डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर 13 फैक्टर आ जाता है टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस मतलब कि कुछ एक इंडिविजुअल जो है उनमें उनकी बॉडी जो है, उनकी टॉलरेंस पावर इतनी ज्यादा होती है कि उनमें जो नॉर्मल डोज है, जो एडल्ट के लिए डिसाइडेड है ऑप्टिमम डोज, वो इफेक्ट नहीं कर पाता। उसको कहते हैं टॉलरेंस, जिस केस में हमें हायर डोज देना पड़ता है टू अचीव अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। तो ये टॉलरेंस जो है ये 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है नेचुरल टॉलरेंस, मतलब कि बाय बर्थ ही कई लोग जो होते हैं उनमें जो है किसी ड्रग को टॉलरेट करने की पावर ज्यादा होती है, तो उन केसेस में हमें डोज बढ़ाना पड़ता है। जैसे अफ्रीकन रेस हुई, या एनिमल्स में अगर आप रैबिट्स को देखो, तो इनमें अगर मान लो हम एशियंस हैं, हमें एट्रोपिन जो है वो अफेक्ट कर रही है एट 10 mg, लेकिन सिमिलरली अगर किसी अफ्रीकन को वो 10 mg ड्रग देंगे तो उस पर वो इफेक्ट ही शो नहीं करेगी। उस केस में क्या होगा, फिर हो सकता है डोज डबल करनी पड़े या थ्राइस करनी पड़े। तो वो क्या होता है, वो डोज एडजस्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल टॉलरेंस। ये तो हो गया नेचुरल टॉलरेंस। फिर आता है एक्वायर्ड टॉलरेंस। व्हाट इज एक्वायर्ड टॉलरेंस? एक्वायर्ड टॉलरेंस का मतलब है इफ वी गो ऑन कंज्यूमिंग अ सर्टेन मेडिसिन फॉर टू लॉन्ग, कि हम बड़े टाइम से वी आर कंज्यूमिंग सेम डोज ऑफ ड्रग, अब हमारी बॉडी ने क्या कर दिया है कि उसने टॉलरेंस कर दिया उस ड्रग के लिए, टॉलरेंस कर दिया, तो अब नेक्स्ट टाइम से जो है हमें उससे ज्यादा डोज लेना पड़ता है। इसका बेसिक एग्जांपल है, जैसे मान लो देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें हेडेक होता है। तो इनिशियली जब किसी को हेडेक होता है तो दे जस्ट गो टू टेक डिस्प्रिन, वो डिस्प्रिन ले लेते हैं कि अच्छा आज मैंने डिस्प्रिन खा ली है तो वो सर दर्द ठीक हो गया। फिर सिमिलरली कुछ दिन बाद फिर से सर दर्द होएगा, फिर एक डिस्प्रिन खा ली, फिर एक डिस्प्रिन खा ली। इफ ही और शी कंटिन्यूज टू टेक इट फॉर मंथ्स, मान लो 6 महीने तक डिस्प्रिन ले ली फॉर हेडेक, अब क्या होगा 6 मंथ्स के बाद अगर एक tablet of dispirin is not having any effect, then person starts taking 2 dispirin, वो 2 डिस्प्रिन लेना स्टार्ट कर देंगे पर्टिकुलर डे में। तो वो क्या होती है, एक्वायर्ड टॉलरेंस होती है, कि बॉडी में उसके डिस्प्रिन के लिए टॉलरेंस आ गई है, तो अब हमें हायर डोज देनी पड़ेगी सेम इफेक्ट लाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड टॉलरेंस। फिर आती है क्रॉस टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग है, और मतलब एक ड्रग ए है और एक ड्रग बी है, तो दोनों का जो केमिकल स्ट्रक्चर है दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ उसमें एक जो है आपका एल्काइल चेन डिफरेंट है। अब दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है और दोनों की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी बॉडी में ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो किसी ए ड्रग के लिए किसी की बॉडी में रेजिस्टेंस आ गया है, तो जो बी ड्रग है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है ए ड्रग के साथ, तो उसके लिए बी के लिए भी ऑटोमेटिकली अगर टॉलरेंस आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस टॉलरेंस। इसका एग्जाम्पल है कि पीपल हु कंज्यूम अल्कोहल दे आर मोर टॉलरेंट टू सिडेटिव ड्रग्स, मतलब जो ऑलरेडी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन पे नशीली दवाइयां इतना इफेक्ट नहीं करती है, उनको हमें हायर डोज देना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है आपका टैकीप्लेक्सिस। टैकीप्लेक्सिस का मतलब होता है, हाँ जी Ma'am, हाँ जी हाँ जी as you said that the people who consume alcohol, they need to be given a higher dosage. मैम हाँ जो ड्रग है मैम वो अपना एक्ट तो कर रही है, बट मैम क्योंकि वो सेडेटिव की क्राइटेरिया में है तो वो सेडेटिव इफेक्ट जनरेट कर रही है। तो मैम जो ड्रग है वो तो अपना वर्क प्रॉपरली करेगा ना, बस जस्ट केस है कि उनको जो सेडेटिव के जो सिम्टम्स होते हैं डिजीनेस और लेजीनेस ड्राउजीनेस, मैम ये सब नहीं होगा,
बट मैम ड्रग तो उतनी क्वांटिटी में अपना काम करेगी ना, जस्ट उसके इफेक्ट नहीं आ रहे। नहीं ड्रग नहीं नहीं तो नहीं अपना नहीं, काम ऐसा नहीं करेगा होता, ही। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ड्रग मतलब उसकी बॉडी में टॉलरेंस आ गई है, तो उसकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग देना पड़ेगा, तब जाके आपको एक, जैसे हमने कहा था कि कोई ड्रग है वो 1 रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है, 1 है उसका रिस्पॉन्स। अब क्या हुआ, अगर उसकी बॉडी में टॉलरेंस आ गया है, तो आप अगर सिमिलरली मतलब 10 mg ड्रग दे रहे हो, तो अब उसका 1 रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अब उसका 0.5 ही आ रहा है, जबकि आपने ड्रग तो उतना ही दिया है, लेकिन हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो 0.5 ही आ रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, ड्रग को डबल कर दोगे, फिर आपको 20 mg ड्रग देनी पड़ेगी, तो आपका रिस्पॉन्स तब जाके 1 आएगा। तो वो होता है, वो होती है टॉलरेंस, समझ रहे हो? ओके मैम। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था हेडेक का, डिस्प्रिन का, तो डिस्प्रिन का तो क्या है, उसका तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसने तो हमें हेडेक से छुटकारा दिलाना है ना, उसमें और कोई सिम्टम्स तो नहीं आने चाहिए। आप तो सिर्फ अभी सिडेटिव्स को लेके देख रहे हो कि सिडेटिव्स में क्या होगा, लेकिन डिस्प्रिन के केस में तो बस हेडेक है, जो हमने देखना है कि हेडेक गई या नहीं गई। तो अब आप पहले 1 टैबलेट ले रहे थे, लेकिन आपकी हेडेक चली जाती थी, लेकिन अब आप अगर 1 टैबलेट ले रहे हो, हेडेक नहीं जा रही है, तो आपको डबल डोज लेनी पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस, बॉडी की टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इसमें एक और आता है टैकीफाइलेक्सिस। टैकी का मतलब होता है फास्ट। तो कुछ एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसको देने पर जो बॉडी में बहुत रैपिड जो है टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, टैकीफाइलेक्सिस। तो ये एक कंडीशन है जिस कंडीशन में आपको डोज में या तो क्या कहते हैं गैप देके देनी पड़ती है, या हो सकता है आपको ऑल्टरनेट मेडिसिन देनी पड़े, या आपको डोजेज ऐसे एडजस्ट करना पड़े कि इसके अगेंस्ट बॉडी में फास्ट टॉलरेंस ना आए, ठीक है। फिर एक और आता है इसमें ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर पर्टिकुलर पैथोजेंस है या माइक्रोब्स है, ठीक है, माइक्रोब सबको पता है ना, पैथोजेंस की जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अगर बॉडी में है और हमने उनको एलिमिनेट आउट करने के लिए कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स देने हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, लेकिन हमारा पैथोजन तो मर ही नहीं रहा है बॉडी में, मतलब वो डिजीज तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई माइक्रोबियल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। वो क्यों कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें भी टॉलरेंस आ जाती है टुवर्ड्स योर मेडिसिन। तो वो टॉलरेंस उनमें कैसे आती है, देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स बाय विच टॉलरेंस अकर्स। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं स्टेफाइलोकोकाई का, तो स्टेफाइलोकोकाई में क्या होता है, पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है। तो मतलब अगर आप रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकाई को पेनिसिलिन से ट्रीट करना चाहोगे, तो वो स्टेफाइलोकोकाई को मार ही नहीं पाएगा। वो ऐसा होता है क्योंकि बैक्टीरिया की अपनी मशीनरी होती है, वो अपनी मशीनरी क्या करती है, वो एक्ट करती है। वो क्यों एक्ट करती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर मेरे सेल के अंदर आ रहा है तो आई हैव टू पुश इट आउट। तो बैक्टीरिया क्या करता है, या तो वो अपने एंजाइम्स के थ्रू ड्रग को डिग्रेड कर देगा, या वो अपने पंप्स को एक्टिवेट कर देगा। इफ्लक्स पंप्स होते हैं बैक्टीरिया में, वो ड्रग को फ्लश आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, अंदर आने ही नहीं देंगे, तो ड्रग एक्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। या फिर वो क्या करेंगे कि अपने उसमें प्रोटीन्स में म्यूटेशंस कर लेंगे। अब म्यूटेशंस होगी है तो जो ड्रग थी उस वो पहले जिस रिसेप्टर पे बाइंड हो रही थी, अब रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो वो बाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो सेम कंडीशन जो है ऐसा ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ह्यूमन बॉडी में भी चेंजेस आते हैं कि वो पर्टिकुलर ड्रग, क्योंकि ड्रग तो हमारे लिए फॉरेन सब्सटेंस है, ड्रग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। हमारे बॉडी के लिए ड्रग न्यूट्रिएंट नहीं है, हमारे सेल्स के लिए इट इज नॉट न्यूट्रिएंट। तो वो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली बॉडी के लिए जो भी फॉरेन सब्सटेंस है बॉडी रिएक्ट करेगी। तो कईयों की बॉडी में एंजाइम्स जो है उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, कईयों की बॉडी में प्रोटीन का स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ड्रग जो है, अब रिसेप्टर्स थे बॉडी के ऊपर बहुत सारे, जैसे 80 रिसेप्टर्स थे। अब उन रिसेप्टर्स का ऐसा स्ट्रक्चर था कि पहले तो एस्पिरिन आके बाइंड कर रही थी उनमें,
लेकिन अब उन रिसेप्टर्स में जो है थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। जैसे मान लो ये है ऐसे करके रिसेप्टर है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा हेमिस्फेयर जैसा है, मतलब अंदर को डिप्रेशन है उसमें। अब कोई राउंड अगर ड्रग आती है तो वो उस पे बाइंड कर जाती है। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रोटीन्स के रिसेप्टर्स में चेंज आ गया। अब वो जो लाइन है वो पर्टिकुलर गोल नहीं है, वो वेवी हो गई है, या वो गोल गोल सा वो नहीं रह गया, रिसेप्टर नहीं रह गया, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब मान लो अगर 100 रिसेप्टर थे बॉडी में, अब 20 का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो अब हमने एस्पिरिन दी तो 20 का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी चेंज है, उस पे एस्पिरिन बाइंड ही नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा डोज देनी पड़ेगी, ताकि जो है 80 स्ट्रक्चर्स पे जो बाइंड हुई थी तो 20 तो हमेशा बाहर ही रहेंगे, 20 तो बाइंड कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको ज्यादा एक्शन अचीव करने के लिए कुछ टाइम के बाद क्या है, मेडिसिन ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, तो with this we complete the factors which affect the posology। किसी को कोई क्वेरी हो इसमें? मैम जो भी मिनरल्स के टैबलेट या फिर विटामिन के टैबलेट होते हैं मैम, वो तो मतलब एज अ न्यूट्रिएंट ही ट्रीट होते हैं ना मैम? हाँ, वो तो जो भी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है उसको वो फॉरेन सब्सटेंस की तरह नहीं लेगा। अगर डिजायर्ड है सेल को तो वो ऑटोमेटिकली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और कुछ मैम पैथोलॉजिकल स्टेट एक बार फिर से समझा दीजिएगा। एक मिनट। तो पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब होता है कि बॉडी में कोई डिजीज का प्रेजेंस तो नहीं है, तो अगर डिजीज का कोई प्रेजेंस हो तो उसके हिसाब से जब हम डोज डिसाइड करते हैं तो वो आ जाता है फैक्टर हमारा पैथोलॉजिकल स्टेट विच इज अफेक्टिंग पोसोलॉजी। जैसे मान लो किसी कोई पर्सन है जिसके किडनी के फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक है, मतलब वो यूरिनेट नहीं कर पा रहे हैं जैसे नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जितने फ्रीक्वेंसी से यूरिनेट करता है। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि मेजर रूट ऑफ एक्सक्रीशन जो है ड्रग्स का बॉडी में वो किडनी है, तो उस केस में क्या होगा, हमें पता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो है किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो हम उसको उतना डोज नहीं देंगे जितना हम एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट को देते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, हम डोज कम करके देते हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जिसपे बेस्ड होता है कैलकुलेशन ऑफ ड्रग, इसके पर्टिकुलर फॉर्मूला होते हैं। जैसे रीनल, अगर किसी को किडनी डिजीज है तो उसको हमने कितना % ड्रग देना है, उन सब के पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे अभी, कि कैसे हम डिस्कस करते हैं या डिराइव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना ड्रग हमने अपने पेशेंट को देना है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो किसी को लिवर डिजीज हो, तो लिवर डिजीज का मतलब क्या हो गया कि लिवर जो है फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में भी जब हमें पता है कि किसी का लिवर इज कॉम्प्रोमाइज, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, ड्रग को कम करके देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जितने भी डिजीजेस होते हैं, इन डिजीजेस में डोज कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें एक्चुअल में अपने पेशेंट को कितना डोज देना है। और कुछ? मैम ये 9 भी मैम 9 नंबर जो था उसको भी एक बार कर दीजिए। एक्यूमुलेशन वाला? यस मैम। एक्यूमुलेशन वाला जो फैक्टर था वो ये था कि अगर मान लो किसी के बॉडी में जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हायर लेकिन रेट ऑफ एलिमिनेशन कम हो गया। एक्यूमुलेशन भी डिजीज कंडीशन में ही होता है। अगर किसी के बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर काम कर रहे हैं तो एक्यूमुलेशन नहीं होगा, लेकिन अगर किसी की बॉडी में एब्जॉर्प्शन तो बढ़ गया और किसी और एलिमिनेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है ड्रग का, उस केस में क्या होगा कि हम इनपुट तो दे ही जा रहे हैं, हम किसी को ओरली मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका जो है रीनल जो किडनी फंक्शन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके बॉडी से ड्रग तो बाहर निकल नहीं रही है। अब इनपुट हो रहा है और आउटपुट निकल नहीं रहा है, एग्जिट हो नहीं रही है ड्रग, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो किसी ऑर्गन में एक्यूमुलेट होगी, मतलब उसकी टेंडेंसी होगी कि इस ऑर्गन में जाना है या इस ऑर्गन में जाना है,
तो वो अगर जिस ऑर्गन में वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो उस ऑर्गन में क्या कर लेगी, टॉक्सिसिटी कर लेगी, बिकॉज जो चीज हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट नहीं है, उसकी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बॉडी में, विच इज अ फॉरेन सब्सटेंस, तो इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। ठीक है, ओके मैम। मैं आपको ये नोट्स अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में, तो आप इसको देख लेना। अगर कोई मैम इससे नोट्स भी मैम इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग कुछ बंदे जो है वो गूगल क्लासरूम पे नहीं है। ओके ओके, नो इशू। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। किसी को और कुछ पूछना हो? अच्छा, No, किसी को ma'am. प्रेस्क्रिप्शन वाले लेक्चर में से तो कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम।